आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ क्या होता है। पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आपको क्या पढ़ना है वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर हम आपको इसको पूरे एक पैटर्न में लेके चलेंगे। देखो, आप समझने के पर्पज़ से आए हैं कि आपको सीट भरनी है, दोनों ही तरीके में इस क्लास में बता दूंगा आपको। तो मुस्लिम लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड इस्लामिक लॉ और शरीयत लॉ। अब यहाँ पे मैंने लॉ नहीं लिखा क्योंकि मेरे को शॉर्ट में समझाना था आपको, बहुत ईजी वर्ड में। It regulates the personal matter of Muslims such as marriage, divorce, inheritance, maintenance, and succession. Muslim law is derived from different sources which are divided into primary and secondary sources. अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा, देखो पहला पॉइंट ये बन गया कि मुस्लिम लॉ जो होता है वो इस्लामिक लॉ है और शरीयत लॉ है। ठीक है, अब इसको आप एक लाइन तो ये बन गई पूरी पूरी। अब ये रेगुलेट क्या करता है? मुस्लिमों के पर्सनल मैटर को ये रेगुलेट करता है। यानी कि देखो, फैमिली लॉ 1 होता है वो हिंदू लॉ के लिए चला जाता है, और फैमिली लॉ 2 जो होता है वो मुस्लिम के लिए हो जाता है। तो ऐसे करके हम इसको समझ सकते हैं। तो ये फैमिली लॉ 2 का ही पार्ट होता है मुस्लिम लॉ। तो इसमें मेंटेनेंस होता है, इनहेरिटेंस होता है, डाइवोर्स होता है और सक्सेशन होता है। और इसके कई सारे सोर्स होते हैं, तो मेनली जो 2 सोर्स होते हैं उसमें से पहला होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब मीनिंग में आप जो भरना चाहो वो भर लेना। अगर आपको नहीं मिलता मीनिंग कुछ भी तो वो मेरे को आप बताना, तो फिर मैं मीनिंग का से बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं जो मेन चीज़ हमारा है कि वो सोर्सेस क्या हैं इसके। देखो, अगर आपको सीट भरनी है तो इस हिसाब से आप करना। तो ये पहला सीट तो भर गई पहले ही पन्ने पे, और पूरा पेज ये ले जाएगा आराम से। अब ये 2 सोर्स हैं। अब इस जो ये मैं इस क्लास में बताऊंगा वो अभी जो 2 मिनट के लिए मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। अब पहला है ट्रेडिशनल सोर्स, जिसको हम प्राइमरी सोर्स भी बोलते हैं। कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास। कुरान मुसलमानों की जो होली बुक होती है उसको बोलते हैं। सुन्नत जो उनका एक अलग ही तरीका होता है उसका, और इजमा और कियास। ठीक है, अब इसको इन चारों को आपको आगे बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब हम समझते हैं सेकेंडरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? देखो, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन नहीं लिखा वो आप लिख लेना, लेजिस्लेशन और कस्टम। अब यहाँ पे मैं दोनों के लिए कस्टम को दोनों के लिए इधर से हटा दो। तो 1 2 3 4। अब ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं, यही सोर्स जब आप हिंदू लॉ पढ़ोगे तो उसके भी सेकेंडरी सोर्स होते हैं। तो समझे आप कि फैमिली लॉ 1 और फैमिली लॉ 2 जो सेकेंडरी सोर्स हैं उन दोनों के सेम होते हैं। अगर आपने एक के पढ़ लिए तो दूसरे के आप आराम से समझ जाओगे कि उसमें क्या कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। कुछ इधर उधर से वर्ड बस चेंज करने होते हैं जो आप समझ जाओगे। पर जो मेन हेडिंग है जैसे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, ये हिंदू लॉ में भी है सेकेंडरी सोर्स। प्रेसिडेंट, ये हिंदू लॉ में भी सेकेंडरी सोर्स है। जुडिशियल डिसीजन, ये फैमिली लॉ 1 का भी पार्ट होता है। लेजिस्लेशन, ये उसमें भी आता है। कस्टम, देखो कस्टम भी उसमें आता है। मैंने आपको बोला था ना कि ये 4, पर कस्टम भी उसमें आता है। पर उसमें कई बार क्या होता है, कई बुक जब आप अलग अलग बुक से पढ़ते हो तो अलग अलग उसका महत्व होता है। तो उसमें कई बार कस्टम उसमें मेन में चला जाता है, प्राइमरी वाले में। पर जो उसका मेन है एंशिएंट वाले में। पर जो मेनली होते हैं ये 4, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस पहला, प्रेसिडेंट दूसरा, जुडिशियल डिसीजन तीसरा और चौथा लेजिस्लेशन, ये चारों जो हैं सेकेंडरी सोर्स के पार्ट होते हैं हिंदू लॉ, यानी कि फैमिली लॉ पार्ट 1 के भी और फैमिली लॉ पार्ट 2 के भी। तो अब जो सीट भरने का तरीका है वो कैसा है? देखो, पहले पेज पे तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आप जितने पे लिख सकते हो उतने पे लिख दो। दूसरा पेज आपका कंप्लीटली मीनिंग के लिए चला जाता है। अगर आप जैसे कई बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लिख लेते हैं तो वो मीनिंग को 1 से 2 पेज पे भी ले जाते हैं। तो आपके कितने पेज हो गए? आपके टोटल 3 पेज हो गए। पर मैं नॉर्मल लिख के चलता हूँ, 2 पेज आपके हो गए यहाँ पे। अब तीसरा जब हम आते हैं सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में, तो एक पेज में तो आप ये पूरा चार्ट बनाओगे। चार्ट को कोई नहीं काटने वाला। अगर आप ये बना के आओगे तो अच्छी ही होती है चार्ट बनाना, ताकि उसको एग्जामिनर को एक पता लग जाता है कि हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है, क्योंकि उसने सारे पॉइंट पहले ही हमें बता के दे दिए। तो आप ये सारा लिखे आओगे तो तीसरा पेज तो आपका रेडी हो गया। फिर चौथे पेज में आप कुरान के बारे में लिखोगे, सुन्नत के बारे में लिखोगे। ठीक है, चला गया एक पेज। फिर इज्मा और कियास एक पेज पे लिख दोगे। फिर चलेगा, कितने पेज हो गए आपके? आपके टोटल हो गए कि इंट्रोडक्शन 1, मीनिंग 2, फिर ये चार्ट बनाओगे तीसरे पे, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पांचवा, फिर से दूसरे पेज सेकेंडरी वाले लिखोगे तो आप यहाँ से यहाँ तक एक पेज, यहाँ से यहाँ तक एक पेज, और फिर ये, और उसके अंत में आप लिख दोगे
कंक्लूजन। बस खत्म। बच्चों का जो मेन डर होता है वो होता है सीट भरने का, तो सीट तो भर गई। सीट जो आपको भरना था, आपका टारगेट था मेन सीट भरने का, वो सीट तो भरना हो गया कंप्लीट पूरा। तो अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि इसको कैसे क्या करना है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। आपका प्लान तो पूरा रेडी है। ठीक है भाई, पहला है हमारा कुरान। ये जो मैंने सारा कुछ आपको ये जो लिख लिख के मैं बताया, ये मैंने सारा एआई से लिखा है। अगर ये किसी के साथ भी मैच करता है तो भाई ये इत्तेफाक है महज, मेरे को बता देना अगर आपके साथ कोई मैच कर जाता है, कुछ कर जाता है तो। और मेनली पता है क्या है, आप किसी भी बुक से पढ़ो, सोर्सेस सारे सेम ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर का कंटेंट ही एक होता है। आप दो का टेबल इंडिया में पढ़ो, विदेश जाके पढ़ो, या किसी भी इंडिया के कोई स्टेट में पढ़ लो, किसी भी लैंग्वेज में, मतलब जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, या बहुत सारी लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, इनमें किसी में भी पढ़ लो, वो सेम ही होता है, वो टेबल दो का ही रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर किसी के साथ ये मैच कर जाता है, कुछ हो जाता है, तो भाई वो तो सोर्सेस है, वो तो मैच करेंगे ही भाई। लॉ सेम ही है, सबके लिए लॉ एक समान है। तो ये रहा कुरान। द कुरान इज द मेन एंड मोस्ट important sources of Muslim law. It is believed to be the word of Allah revealed to the Prophet Muhammad. The Quran lays down basic rules related to marriage, divorce, inheritance, and justice. If there is any conflict between the Quran and other sources, the Quran always prevail. इसका मतलब ये है, देखो मैं बताऊं कि जो कुरान है वो द कुरान इज द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, कि कुरान ही है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स जो मुस्लिम लॉ का है। कई बार जैसे आप लिखोगे ना, तो आप प्राइमरी में आप कुरान को भूल जाओ, समझ लो आपने कुरान नहीं लिखी तो, पर वो ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो मेन सोर्स है वो तो आपने लिखा ही नहीं कुरान, तो ऐसे बन के बात खत्म हो जाएगी। इट इज़ बिलीव्ड टू बी द वर्ड ऑफ अल्लाह, यानी कि ये अल्लाह के वर्ड हैं, शब्द हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद को सुनाए गए। इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन कुरान एंड अदर सोर्सेज, द कुरान ऑलवेज प्रिवेल। अगर कुरान के बीच में और कोई और अदर सोर्स है मुस्लिम लॉ का, और इन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो कुरान को मेन सोर्स माना जाएगा, अदर वाले को हटा दिया जाएगा कि नहीं कुरान, क्योंकि कुरान ये लिखा ना यहाँ पे, द कुरान इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। उसके आगे है हमारा सुन्ना। आपको ये लिखना है या पढ़ना जो भी करना है तो आप इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सुन्ना मीन द सेइंग, एक्शंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, यानी सुन्ना वो होती है जो मोहम्मद साहब के, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सेइंग है, यानी जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने एक्शन करा, जो उन्होंने प्रैक्टिस करी, उसको बोलते हैं। इट एक्सप्लेन द क्लैरिफाइज द रूल्स गिवन द कुरान। सुन्ना हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द कुरानिक रूल शुड बी अप्लाइड इन प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब कुरान की जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद है हमारा इज्मा, यानी कि कॉन्सेस। पर आप यहाँ पे इज्मा को याद रखना, ये कॉन्सेस को नहीं करना बार बार, क्योंकि फिर उसमें ना कई बार अटक जाते हैं, मैं खुद अटक जाता हूँ कई बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको समझना। फिर है हमारा कियास। फिर आते हैं हम सेकंड सोर्स में, यानी कि कस्टम। कस्टम फैमिली लॉ पार्ट 1 का भी हिस्सा होता है। ये इसकी कंडीशन होती है। कस्टम मस्ट बी ओल्ड एंड कंटिन्यूस, इट मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट इस्लामिक लॉ। अगर इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है तो फिर तो वो इस्लामिक लॉ का पार्ट ही नहीं है ना कस्टम, तो इसका करना। फिर जुडिशियल डिसीजन, ये मैंने पेज छोड़ रखा है कि बाद में अगर मेरे को बुक के अंदर कुछ और भी मिल जाता है खास, तो मैं वो भी लिख दूंगा इसके अंदर। मेनली मेरा जो फोकस होता है वो होता है कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में से कुछ कुछ पॉइंट उठा लो, 4 बुक उठाओ, 4 बुक में से जो सिंपल सिंपल सा मैच कर रहा है, बस एक लाइन दूसरी लाइन से मैच ना करे, और सिंपल सिंपल सा जो भी है उसको उठाओ, उसको लिखो, उसको पढ़ो, उसको एग्जाम में जाके, जैसे जब मैं एग्जाम देता था तो लिखता था फेल। खैर अब तो मैं एग्जाम का मेरा कुछ लेना देना है नहीं, तो बाकी बच्चों के लिए मैं सब छोड़ देता हूँ, जो मेरे पॉइंट्स थे, नोट्स थे, वो सारे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ बच्चों की। वो भाई पढ़ लो यार, तुम्हारा कुछ काम भला हो जाए तो हो जाए। तो यही है। अंत में कोई भी क्वेश्चन लिखो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कंक्लूजन के हिसाब से लिखना, कंक्लूजन लास्ट में जरूर करना, ताकि फिर एक अच्छा इफेक्ट बन जाता है कि हाँ भाई बच्चे को कुछ पता है। Muslim law is based on divine guidance as well as human reasoning. The primary sources provide the foundation, while secondary source helps in interpretation and modern application of the law. यानी जो पहला सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है,
वो फाउंडेशन है उसकी। जो सेकंड सोर्स है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहा है और मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है। तो इस हिसाब से आप चलना है, मेरी बात को याद रखना। तो मैं आपको फिर एक पेज पे लिख के बता देता हूँ। इसके मैं आपको ये देखो, क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही ऐसे होनी चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग या डेफिनेशन या नेचर जो आप लिखते हो पहले, जो अच्छे से आता हो। मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप समझ जाओगे। तीसरे पे फिर हम लिखेंगे सोर्सेस, वो चार्ट बना के प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाला। फिर चौथे पेज पे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो जो चार्ट थे प्राइमरी वाले 1 2 3 4, मतलब उसको। फिर पांचवा हमारा काम होगा, सेकेंडरी वाले को हमने एक्सप्लेन कर दिया। छठे वाले में हमारी जो सीट है हमें खींचनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो छठे में ही हम लिख देंगे कंक्लूजन और इसके ऊपर कस्टम। ये मेरे को यहाँ पे कस्टम लिखना था, मैंने कंक्लूजन लिख दिया। इस हिसाब से हम फॉलो करेंगे। देखो 6 सीट का पूरा इंतजाम हो गया, पर हमें यहाँ पे दो दो हम जो खींचेंगे ना, इनको प्राइमरी वाले को दो दो करके लिखेंगे और सेकेंडरी वाले को भी, तो 6 7 8 पेज पे हमारा पूरा सिस्टम पहुँच गया। तो आप इस हिसाब से लिखो तो सीट भरेंगी, बिल्कुल भरेंगी सीट, और समझ में आएगा वो अलग, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट अच्छा होता है।